प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जो प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल और लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त प्रयास से निकाली गई है, उस में 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को जो है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये तीसरा वीडियो रहेगा आपका। 4 वीडियो के माध्यम से पूरे फिजिक्स के चैप्टर को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं विद्युत वाले चैप्टर को। ये आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस आ गए हैं। पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा। देख लीजिएगा, इस जो ये पार्ट है, जो ये अध्याय है या जो यूनिट है, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाना है। इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा अपने आप को इस चैप्टर पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप ओटी क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा आप ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहना चाह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम सही है ना। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के अक्रॉस लगाया गया विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I भी सही है और V इज प्रोपोर्शनल टू I ये भी सही है, ये भी ओम का नियम है और ये भी ओम का नियम है। तो यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत देखने को मुझे मिल रहा है ना। उपयुक्त सभी अपन इसलिए नहीं कह सकते कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अभी ओम के नियम का मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, बेसिकली V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, तो ये V स्क्वायर है, इसलिए ये वाला ऑब्जेक्ट सही नहीं है। ये तो सही है क्योंकि जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम R ले लेते हैं और इसको सर्किट का रेजिस्टेंस यानी परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्टिव सही है इसमें, ये भी और ये भी। यदि हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो R आता है, तब ये सही हो जाएगा, है ना। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके सही माने जाएंगे। ठीक, और अगला क्वेश्चन, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, अर्थात एमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से जुड़ता है, ये बात अपने को बताना है। तो भैया अमीटर को हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखेंगे इस बात को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रतिरोध का मात्रक यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। ओम इंटू मीटर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी जिसको आप कहते हैं उसका यूनिट है। ये करंट का यूनिट है एम्पियर, और ये जो वॉट है ये पावर शक्ति का यूनिट है। ठीक है, अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि 50 वाट और 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान होगा। तो भैया ये तो आपको शक्ति दे रखी है, पावर दे रखा है, और ये आपको विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और आपसे करंट पूछा है। तो आप लोग जानते हो शक्ति का फार्मूला, पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई। तो I का मान जब निकालोगे तो आप लिख सकते हो P/V, और P जो है वो आपको दे रखी है पावर 50 वाट की। ठीक है, और विभवांतर दे रखा है 250 वाट का। तो आप 1/5 मिलेगा आपको यहाँ पे आंसर, और 1/5 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही रहेगा आपका। किसी विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक क्या होगा। मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में ले रहे हैं और करंट को एम्पियर में ले रहे हैं,
तो पावर का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से देख लो, ये यहाँ से मात्रक निकाल लो इसका। पावर P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। इसको वोल्ट में नापा जाएगा, इसको एम्पियर में नापा जाएगा, तो वोल्ट इंटू एम्पियर मतलब ये वाला मात्रक आ जाएगा इसका। ठीक है। फिर कॉमर्शियल यूनिट पूछिए पावर की। एक अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर 746 वॉट का होता है। आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। विभवांतर मापन यंत्र है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मापता है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, करंट को अमीटर मापता है, गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को बताता है, और लैक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता को मेजर करता है। ठीक, आगे बढ़ें। रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक में देखें, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, है ना, समानुपाती, समानुपाती कह दो या अनुक्रमानुपाती कह दो, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात लेंथ अगर बढ़ाओगे कंडक्टर की तो फिर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर का पूछें तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, याद रखेंगे आप। ठीक, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, जो फ्यूज वायर होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक होता है हाई रेजिस्टिविटी, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो फ्यूज तार जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। सीरीज में, सीरीज है भैया, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। किसी विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को क्रम में जोड़ते हैं, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए। भैया आप लोगों के लेवल में मैं कह सकता हूं कि अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। पहले ऐसा, मतलब एक सेल, ये सेल का सिंबल है, इसको फिर दूसरे सेल के साथ ऐसे जोड़ जाते हैं, मतलब पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। तो अधिक विभवांतर प्राप्त कर आप लोगों के लेवल पे, वैसे तो ये डिपेंड करता है इंटरनल और सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, बट आप लोगों के लिए श्रेणी क्रम में। ठीक है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का ऐसे जोड़ा जाता है, आप जानते हो ना। ये जैसे मैंने आपके सामने 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया। दिमाग में रखना, श्रेणी क्रम में चाहे जितने प्रतिरोध जोड़ दो, धारा का मान, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी प्रतिरोधों पे समान धारा जाती है। पहली बात याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो सभी पर विद्युत धारा का मान समान होता है, और अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का मान समान होता है। ध्यान रखेंगे। घरों में सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े हैं, तो घरों में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में है। जितने भी आपके हर एक कमरे में, चाहे वो बल्ब लगा हो, चाहे पंखा लगा हो, चाहे कूलर, चाहे एसी, चाहे एलईडी लगा हो, जो भी लगा हो, सब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, लघु प्रश्न है, विद्युत परिपथ क्या है, तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा बंद पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न इसी में, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। तो भैया विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। हिंदी वाले एम्पियर लिख लें, हिंदी में एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, आवेश का मात्रक कूलाम है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट है, पावर का मात्रक वॉट है। ये सब अपने साथ याद रखेंगे आप लोग। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला तो लिखोगे चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अर्थात लंबाई को बढ़ा देने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अर्थात पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है।
तो यहाँ आप कहोगे कि चालक का प्रतिरोध उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है मतलब अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। भले ही समान लंबाई समान क्षेत्रफल के आपने एल्यूमिनियम और कॉपर और गोल्ड और सिल्वर के कंडक्टर लिए हैं, तब भी उनका प्रतिरोध अलग अलग रहेगा। और चौथा, ताप पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, है ना। एक तो ये प्रकृति मैंने n लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक श्रांति काल लिख दिया मैंने, ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यदि आप ताप को बढ़ाते हो तो ये श्रांति काल कम होता है और कंडक्टर का, यानी चालक का प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। आप अगर रेजिस्टेंस का फार्मूला याद रखना चाहो तो इस फार्मूले से याद रखो, R इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर टाउ एल अपॉन ए। ये चालक की लंबाई है, ये चालक का क्षेत्रफल है, ये चालक में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये श्रांति काल है। ये तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इन दोनों पे निर्भर नहीं करता, इन पे निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, समानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ाओगे घट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अलग अलग चालकों के पर यूनिट वॉल्यूम में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होगा, और ताप को बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला एक मोटा है तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, उन्हें समान विद्युत से अभी अभी मैं बता चुका हूँ कि पतले तारों का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मोटे तारों का प्रतिरोध कम होगा। तो मोटे तारों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि उनका प्रतिरोध जो है वो कम होगा। जैसे 4 लाइन होती है तो उसमें वाहन बहुत तेज़ी से चलते हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है वो जो स्पीड रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, इसलिए बहुत तेज़ी से चलते। ठीक उसी प्रकार से अगर कंडक्टर मोटा होता है तो उसमें विद्युत धारा बहुत तेज़ गति से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है ना। हाँ, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु या मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। मिश्र धातु का मतलब अलॉय से है यहाँ पर। तो इसमें आप दो कारण बता सकते हो। क्या होता है कि एक तो अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो ताप जो प्रतिरोध है वो कंडक्टर के कंपेयर में जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ऊष्मीय प्रभाव ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। ठीक, जो मिश्र धातु होती हैं इनका प्रतिरोध चालकों की तुलना में अधिक होता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होता है, तो ये ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। इस कारण टोस्टर हुए और जो प्रेस है वो मिश्र धातु की बनाई जाती है। जैसे नाइक्रोम वगैरह यूज़ किया जाता है, उसमें मैग्नीन कंसिस्टेंट वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहे हैं पहला देखें आप ध्यान से। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? भैया ध्यान दें, एक्चुअल में टंगस्टन का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई है, साथ ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना, लगभग 3000 केल्विन डिग्री सेल्सियस या केल्विन तक का रहता है मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात जब इनमें करंट को फ्लो करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट के कारण भी टंगस्टन मेल्ट नहीं होता है, मतलब पिघलता नहीं है। अर्थात क्या होगा, कंडक्टर में प्रवाहित करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो पिघल जाएगा तो बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा। तो इसके दो कारण हैं, ठीक है। कि एक तो लिखना विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और साथ ही इसका गलनांक भी अधिक होता है, ताकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जलता नहीं है, बर्न नहीं होता है, पिघलता नहीं है। ठीक, अगला, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान में, ये अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि इनके विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो जब इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट्स हो करते हैं, जल्दी जो है कह सकते हैं ब्रेड वगैरह को पका देते हैं, बना देते हैं ना। तो ये भी कह सकते हो कि मिश्र धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो इनकी अवयवी धातुओं के विशिष्ट प्रतिरोध से अधिक होता है, इस कारण ये जल्दी पका देते हैं। ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। भैया घर में
अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन है घर में जो तार बार जो बंधे हुए हैं वो सब समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके कारण बता देना। एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सीरीज में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस के इंक्रीज हो जाने के कारण जो उसमें प्रवाहित धारा है उसका मान घट जाता है, ज़्यादा करंट उसमें प्रवाहित नहीं होता। और अगली बात ये बता देना कि अगर सीरीज में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो उनमें से कोई भी एक उपकरण, कोई भी एक एलिमेंट है ना, कोई भी एक चीज़ उसमें से अगर खराब हो गई तो भले ही करंट फ्लो होता रहेगा, लेकिन आगे के जो कह सकते हैं उपकरण उसमें जुड़े हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें जुड़े हैं, वो रन नहीं करेंगे, वो नहीं चलेंगे। और एक और सीरीज में आप बता सकते हो कि सीरीज में अगर तुमने एक स्विच को ऑन ऑफ किया, एक को मान लीजिए स्विच ऑन किया तो सारे उपकरण एक साथ चलने लगेंगे, ऑफ किया तो सब बंद हो जाएंगे। इस कारण हम श्रेणी क्रम में घरों में जो है इलेक्ट्रिक उपकरणों को नहीं जोड़ते हैं। तो किस क्रम में जोड़ते हैं? तो बता देना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, परिणामी प्रतिरोध घट जाता है और अलग अलग उपकरण अलग अलग स्विच के साथ काम करने लगते हैं। ठीक, अगला बता रहे हैं ये, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। सो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं इसमें। आप ध्यान रखना, मैंने अभी भी कहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अर्थात मोटे वायरों का रजिस्टेंस कम होता है और पतले वायरों का रजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के, ध्यान रखेंगे, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध क्षेत्रफल के। विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। भैया कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनका रेजिस्टेंस अत्यंत कम होता है, जिससे विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनमें इजीली पास होने लगती है। इस कारण हम विद्युत परिपथ के संचारण में, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो करने के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम धातु का इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? 220 वोल्ट की विद्युत लाइन का उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपातांक 10 वाट है। यदि 220 लाइन के अनुक्रम अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर की है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिरे। देखिए भैया, इस प्रकार का प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना, देखें ध्यान से। हमको विद्युत विभवांतर दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V दे रखा है, और हमको ये जो है शक्ति पावर दे रखा है, P दे रखा है, और हमको यहाँ उस सर्किट में 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है मतलब I दे रखा है। ये चीज़ आपके पास गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि हम कितने बल्ब जोड़ सकते हैं, कितने 10 वाट के कितने बल्ब जोड़ सकते हैं इस लाइन में, 220 वोल्ट की लाइन में। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अपन परिपथ का प्रतिरोध निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है, फिर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो। मेरी बात को फिर से सुन लीजिए, पहले सर्किट का मतलब परिपथ का प्रतिरोध निकाल लो, फिर एक बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो। एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं यहां लिखूंगा क्योंकि इसमें सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगेगा। एन नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू R बाय R डेज। समझ रहे हो, है ना? ये एक बल्ब का प्रतिरोध है और ये परिपथ का प्रतिरोध है। सॉरी, मैं यहां से सही आपको नहीं दिखेगा, ये जो है ये एक बल्ब का प्रतिरोध है। कौन सा? ये वाला R, और ये परिपथ का प्रतिरोध है। ये भाग दे दो, संख्या आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं परिपथ का प्रतिरोध निकाल रहा हूं। कहां पे? या मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में आप लोग समझें। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे परिपथ का प्रतिरोध। R इज इक्वल टू V बटे I। V कितना है?
220, 5 करंट है, ये वाला, भाग दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 ओम, ये तो सर्किट का रेजिस्टेंस आया। और एक बल्ब का रेजिस्टेंस, ये एक सूत्र होता है, शक्ति इज इक्वल टू, मतलब पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन पी। वी स्क्वेयर है 220 गुणा 220 बटे 10, काट दो इसको, 220 है भैया, 200 नहीं है, 220 है भाई भाई, 484 ओम। ये एक बल्ब का प्रतिरोध है, ये परिपथ का प्रतिरोध है जो कि कम है। अर्थात जब हम बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस घट जाता है, परिणामी प्रतिरोध घट जाता है। इस सूत्र में मान रख दो, इस सूत्र में है ना, बल्बों की संख्या, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, बल्बों की संख्या, तो एक का प्रतिरोध कितना आया, इतना, और परिपथ का प्रतिरोध कितना आया, इतना। काटो भैया, काटो इसको, ठीक है, 11 है ना, एक, ठीक, 0, 110 बल्ब आंसर आएगा, 110 बल्ब। समझ गए ना, ये वाला सूत्र याद रखना। ये है एक बल्ब का प्रतिरोध, ये है परिपथ का प्रतिरोध। हमने यहाँ परिपथ का प्रतिरोध निकाल लिया, यहाँ एक बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया है ना, और फिर इसमें मान रख दिया एक बल्ब का प्रतिरोध बटे परिपथ का प्रतिरोध, मतलब एक बल्ब का रेजिस्टेंस अपॉन में सर्किट का रेजिस्टेंस करके नंबर ऑफ संख्या निकाल ली। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीसरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है ना। और भी कोई दिक्कत अगर आपको हो तो मैं, आप चैट बॉक्स में लिख दें तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और अगला टॉपिक जो है वो मैं आपको कल सॉल्व कर दूंगा, तो आप अगला टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे फिजिक्स का। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।